उसने हुजले अरूसी में दाखिल होते ही अपनी पहली रात की दुल्हन को जबड़े से पकड़ा और धाड़ते हुए बोला, बताओ, किस हद तक गहरा ताल्लुक था तुम्हारा मेरे भाई के साथ? क्यों उसने ऐन रुखसती के वक्त पर तलाकनामा तुम्हारे मुंह पे दे मारा? ऐसा क्या देखा था उसने तुम में? बोलो, बोलो, वरना तुम जैसी लड़की से क्या बैद कि उसने कितना उसके साथ रंगीन वक्त गुजारा हो। वो हक तक सी उसे देखे गई वो हक तक सी उसे देखे गई उसकी जुबान गूंग हो चुकी थी। वो कैसे उस पर इस कदर घटिया इल्ज़ाम लगा सकता था? वो तो उसे मसीहा समझ रही थी कि उसके भाई ने अपनी मनकूहा को ऐन रुखसती के वक्त तलाक देकर उसकी ज़ात पर सवालिया निशान लगा दिया था और उसने आगे बढ़कर उसकी इज्जत रख ली थी। और अब ऐसे सवाल जवाब? वो फिर फुंकारा था, आज रात तो पता चल ही जाएगा कि तुम कुंवारी हो या नहीं। तुमसे निकाह के बाद लाला तुमसे मिलने रातों को छुप छुप कर जाता था और फजर नहा कर अदा करता था। तो इस सब का क्या मतलब समझूं मैं? उसकी आंखों से आंसू जारी हुए। अब रोने का क्या फ़ायदा? मैं तो दूसरों की इस्तेमाल शुदा चीज़ों को पसंद नहीं करता। हाथ लगाना कुजा बीवी। वो बेरहमी से उसके नज़दीक आते एक बार फिर पुकारा, अगर आज की रात तुम पाक दामन साबित ना हुई तो सुबह तलाक मुंह पर देकर धक्के मार मार के इस घर से। आज वो बेइंतहा खुश थी। खुशी की शिद्दत की वजह से उसका दिल लरस रहा था। आने वाले लम्हात का एहसास करके उसके दिल की धड़कनें बेतरतीब अंदाज में धड़क रही थीं। आज वो क्यों खुश ना होती? सालों पुरानी ख्वाहिश आज पूरी होने जा रही थी। आज वो हमेशा के लिए ज़ुहैब की होने जा रही थी और ज़ुहैब उसका होने जा रहा था। उन दोनों के दरमियान सारे फासले आज मिटने वाले थे। वो पूर पूर खुद को ज़ुहैब के लिए सजाने वाली थी। उसकी वाह रफ्तगियाँ, उसके जज्बे लुटाती नज़रें, उसकी मोहब्बत, बड़ी बड़ी सरगोशियाँ और बातें, वो सब कुछ याद करके वो खुद में ही सिमट रही थी। अनदेखे ख्वाबों उसकी अनदेखे ख्वाब उसकी आंखों में झिलमिला रहे थे। और तभी उसकी माँ उसके पास आई। ईशा ने नज़र उठाकर अपनी माँ की तरफ देखा। उनके चेहरे के तासुरात गैर मामूली थे। ईशा समझ नहीं पाई कि आखिर उसकी माँ के चेहरे के तासुरात यकदम इतने पथरीले क्यों हो गए। वो क्यों कहर भरी नज़रों से ईशा को देख रही थी। वो हैरान ही तो रह गई थी अपनी माँ का ये अंदाज़ देखकर। थोड़ी देर पहले तो वो उसके साथ कितनी मोहब्बत और शफ़क़त से पेश आ रही थी। उसे गले से लगाकर खूब रो चुकी थी। उसे दिलासे दिए थे, तसल्लियाँ दी थीं और बहुत सी दुआएं दी थीं। अब ईशा बेख्तियार अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। क्या हुआ है माँ, सब ठीक तो है? उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा तो उन्होंने एक हाथ से उसके हाथ को परे झटक दिया। जो पहले करना था कर दिया, अब मज़ीद तमाशा मत करना हमारा। पहले ही बहुत तमाशा हो चुका है। समझ नहीं आ रहा कि दुनिया को मुंह क्या दिखाएंगे। सब लोगों के सवालों के क्या जवाब देंगे। तुम्हारे जैसी बेटी को तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए था। जमीला बेगम के मुंह से ये बातें सुनकर ईशा अपनी जगह पर हक्का बक्का खड़ी रह गई। अम्मी, क्या हो गया? कैसी बातें कर रही हैं आप? वो जितना हैरान होती वो कम था। वो उसे बाजू से पकड़कर एक कमरे में ले गई। कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। वहाँ ईशा के सास ससुर थे, सुहेब का छोटा भाई सारिम और मौलवी साहब और ईशा के माँ बाप भी वहीं खड़े थे, सर झुकाए हुए। बाप को देखकर उसके दिल को कुछ हुआ था। जमीला बेगम उसे बाजू से पकड़ कर ले गई। फिर सारिम के पास पटक कर कहने लगी, आज तुम्हारा निकाह है। ईशा को कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो एक बार फिर से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। मेरा निकाह? मगर मेरा निकाह तो ज़ुहैब के साथ हो चुका है, फिर ये निकाह? तभी उसकी नज़र अपने बाप पर पड़ी, जिसकी नज़रें झुकी हुई थीं। अब उसने अपनी बेटी के सामने हाथ जोड़ दिए। माँ की आंखों में भी आंसू थे। उन्होंने एक बार फिर से उसे सोफे पर वापस पटका। जैसा तुम्हें कहा है ना वैसा करो। तुम्हारी बदचलनी की वजह से ज़ुहैब तुम्हें छोड़कर जा चुका है और ये इन लोगों का बड़ापन है जो फिर भी तुम्हें अपनाने के लिए, तुम्हें ब्याहने के लिए आ गए। वरना जिस घर का एक बेटा रुखसती वाले दिन अपनी मनकूहा को तलाक देकर चला जाए ना, तो वो लोग उस लड़की की शक्ल पर थूकना भी पसंद नहीं करते। न जाने कौन से ऐसे गुल खिलाए हैं तुमने जो ज़ुहैब तुमसे इतना बदजन हुआ कि ये निकाह तंसीख हो गया। अब तुम्हारा निकाह सारिम के साथ होगा और उसी के साथ तुम्हारी रुखसती भी होगी। चुपचाप ये निकाह कबूल कर लो। ईशा ने नज़र उठाकर सारिम की तरफ देखा। वो भी उसे ही देख रहा था। न जाने क्या था उसकी नज़रों में कि ईशा का पूरा वजूद कांप कर रह गया। उसके बाद इस बात के अलावा और कोई रास्ता न था कि वो अपने माँ बाप की बात मान लेती। निकाह तो हो गया था। कमरे में क्या हो रहा था बाहर मेहमान कुछ नहीं जानते थे।
लेकिन अचानक से ईशा की माँ का उसे एक कमरे में लेकर जाना, दरवाज़ा बंद कर देना सब लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा था। सब लोग अपने अपने अंदाजे लगा रहे थे। और फिर रुखसती के वक्त जब सारिम अजीब सी नज़रों से उसे देखता स्पाट चेहरे के साथ उसके साथ आकर बैठा तो सब लोगों के मुंह हैरत से खुले के खुले रह गए। ईशा का निकाह तो जुहेब के साथ हुआ था। एन रुखसती वाले दिन ये दुल्हा कैसे बदल गया, जुहेब कहाँ था और उसने ईशा को क्यों कर छोड़ा, इस बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। ईशा के दिल में भी तरह तरह के सवालात उठ रहे थे, मगर कोई भी नहीं था जो उसे उन सवालात के जवाबात देता। सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए थे। दिल खून के आंसू रो रहा था। क्या कुछ नहीं सोचा था उसने आज के दिन के हवाले से, और क्या हुआ था उसके साथ कि उसका मर जाने को जी चाह रहा था। ससुराल में भी उसका किसी ने अच्छे से खैर मकदम नहीं किया था। स्पार्ट से अंदाज में उसकी सास ने उसे कमरे में पहुंचा दिया। और अमूमन जो दुल्हन के कमरे में हल्ला गुल्ला महसूस होता है, वो हल्ला गुल्ला उस वक्त उसके पूरे कमरे में निदार था। ऐसे लग रहा था जैसे पूरा घर खामोशी में डूबा है। एक तरह से ये खामोशी और तन्हाई ईशा के हक में बेहतर भी साबित हुई थी, क्योंकि उस वक्त वो किसी का भी सामना नहीं करना चाहती थी। लोगों की खोजती नज़रों और चुपते सवालों का सामना नहीं कर सकती थी। कितने घंटे उसे यूं ही बैठे गुजर गए। ना तो किसी ने कमरे में झांक कर देखा और ना ही किसी ने खाने को पूछा। और फिर रात के वक्त मुलाजमा उसके कमरे में खाने की ट्रे रख कर चली गई थी। ईशा ने उसे मुखातिब करना चाहा। वो उससे जुहेब के बारे में पूछना चाहती थी, मगर फिर ये सोचकर खामोश हो गई कि वो मुलाजमा है, अब वो भला जुहेब के बारे में उसे क्या ही बता सकती थी। खाने के बर्तन जूं के तूं उठाकर उसने साइड टेबल पर रख दिए और फिर सारिम कमरे में दाखिल हुआ। कमरे का दरवाज़ा बंद करके वो उसके पास आकर बैठ गया। उसे खोजती हुई निगाहों से देखने लगा। उसे देखकर ईशा की निगाहें झुक गई थी। न जाने क्या वजह थी कि उसके चेहरे की तरफ, उसकी आंखों के तासुरात की तरफ वो देख नहीं पा रही थी। कितनी मोहब्बत करती थी तुम सुहेब से? ईशा ने सर उठाकर हैरत से उसे देखा। ये कैसा सवाल हुआ? कमरे में आने के बाद अपनी बीवी से पहला सवाल उसने यही पूछा था। ईशा की खामोशी पर उसे गुस्सा आया था। गोया मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, सुहेब के साथ कैसा रिश्ता था तुम्हारा, किस हद तक का ताल्लुक था? बोलो, किस हद तक का ताल्लुक था तुम दोनों में? कितनी मोहब्बत करती थी तुम अपने उस आशिक के साथ? वो उसका चेहरा अपने हाथों से ऊंचा करते बोला तो ईशा गुस्से से बोली, वो मेरा आशिक नहीं था, निकाह हुआ था उसके साथ मेरा, शोहर था वो मेरा। और मुझे ये बताओ कि वो कहाँ है, किस हाल में? मैं नहीं मानती कि जुहेब ने कुछ ऐसा किया होगा। नहीं छोड़ के जा सकता वो मुझे, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। उसका ये कहना था कि सारिम ने उसका चेहरा अपने हाथों में जकड़ा और ज़ोर से उसके चेहरे के जबड़े को दबाने लगा। कुछ शर्म हया है? तुम अपने शोहर के सामने उसी के भाई का नाम लेते हुए कोई शर्म महसूस नहीं कर रही हो? माना कि तुम्हारा उसके साथ पहले निकाह हो चुका था, मगर अब तुम मेरे निकाह में हो, मेरी बीवी हो। मेरा एहसान मानो। मेरे भाई ने तो तुम्हें ऐन रुखसती के दिन धुतकार दिया, तलाक देकर चला गया तुम्हें। और ये मेरा ही ज़र्फ़ है, मेरी कुर्बानी है, मेरा बड़ापन है जो मैंने तुम जैसी धुतकारी हुई बदचलन लड़की को अपना नाम दे दिया। इसका बजाय इसके कि तुम मेरा एहसान मानो, मेरा शुक्रिया अदा करो, तुम मुझसे सवाल जवाब कर रही हो कि मेरा भाई कहाँ पर है। अब वो दोनों हाथों से उसकी गर्दन दबाने लगा था और उस वक्त वो बहुत जुनूनी लग रहा था। आंखों में सुर्ख डोरे थे, चेहरे के तासुरात सख्त सपाट थे। ईशा अपने आप को छुड़वाने की नाकाम कोशिश करने लगी। यकदम वो ज़ोर ज़ोर से खांसने लगी, उसका सांस रुकने लगा था। तब सारिम ने उसे छोड़ दिया। कितने पल लगे थे ईशा को खुद को संभालने में। उसने एक नफ़रत भरी नज़र सारिम पर डाली। सारिम अलमारी से कागजात लेकर आ गया। देख लो, तसल्ली कर लो। तुम्हें लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो फिर ये क्या है? वो तलाक के कागजात हैं जिन पर सारिम के नाम के दस्तखत, उसका अंगूठा लगा हुआ था। उसने वाज़े तौर पर यह कहा था कि मेरी बीवी बदचलन है, मुझे उसका किरदार मशकूक लगता है, इसीलिए मैं उसे तलाक दे रहा हूँ। कितनी आसानी से ज़ुहैब ने अपनी मोहब्बत को खुद से दूर कर दिया था, उस पर बदचलनी का इल्ज़ाम लगा दिया था। उसने एक बार भी नहीं सोचा था कि ये मुआशरा उसकी मोहब्बत के साथ क्या सलूक करेगा। लोग
लोग तो धुतकारी हुई औरत को तर निवाला समझने लगते हैं, और अगर औरत का शौहर ही उसे बदचलन करार दे दे तो कोई उस औरत के सर पर इज्जत की चादर डालकर उसे ढांपने वाला नहीं होता, बल्कि सब लोग ही उसे नोचने खसोटने पर और उसे बेइज्जत करने पर तैयार होते हैं। वो फूट फूट कर रो पड़ी। सारिम उसे बेतासुर नज़रों से देखता रहा। एक बार फिर से उसके रूबरू आकर बैठ गया। मुझे बताओ, तुम उसके ताल्लुक में किस हद तक गई हो? क्या कुछ नहीं किया होगा तुमने उसके साथ? मैं नहीं जानता तुम्हारे जैसी लड़की को क्या। तुमने तो खूब उसके साथ रंगीन वक्त गुजारा होगा, अपने आप को उसे सौंपा होगा। मुझे सच सच बता दो, अपने मुंह से बता दो कि तुम्हारा उसके साथ क्या ताल्लुक है, वरना मैं तुम्हारे वजूद से तुम्हारी बदचलनी का सबूत हासिल कर लूँगा। और अगर मुझे तुम्हारी बदचलनी का सबूत मिल गया ना, तो सुबह तुम्हारे मुंह पर तलाक नामा मारूंगा और धक्के देकर इस घर से निकाल दूंगा। ईशा उसे देखती रही, फिर कहने लगी कि तुमने जो करना है कर लो। तुम्हारे भाई ने भी मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तलाक दे दी, तो ये बात मेरे लिए कोई अनोखी नहीं होगी। तुम भी छोड़ दो, दे दो तलाक मुझे, जो करना है कर लो। वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और सारिम ने उसे दोबारा पकड़कर अपनी तरफ खींचा। तुम्हें शायद मेरी बात की समझ नहीं आ रही, तुम्हें इस बात का एहसास ही नहीं कि मेरा तुम्हारे साथ ताल्लुक़ क्या है। इस वक्त तुम किस रिश्ते की हैसियत से मेरे सामने मौजूद हो। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता हूँ। इस बात पर मोहर लगा दूंगा कि मेरे भाई ने सब कुछ सच कहा था। तुम वाकई में अच्छे किरदार की लड़की नहीं हो। तुम ऐसी हो कि तुम्हें कोई भी इज्जत से अपने घर में बीवी बनाकर नहीं रख सकता। उसके अंदाज के साथ साथ अल्फाज भी गलत थे जो ईशा की रूह पर लग रहे थे। वो सोच रही थी कि सारी महज उसे धमकाने के लिए ये बातें कर रहा है। अगर उसने तलाक देनी होती, छोड़ना ही होता, तो वो उसके साथ निकाह ही क्यों करता, रुखसती करवा कर उस घर में क्यों लेकर आता। सारे कल तक तो तुम मुझे भाभी और बाजी कहते नहीं थकते थे, इतनी इज्जत करते थे मेरी, और आज तुम किस अंदाज में मुझसे बात कर रहे हो। तुम्हारी नज़रों का मफहूम बदल चुका है, नज़रों का मफहूम बदल गया है तुम्हारी। ठीक है, हमारे दरमियान रिश्ते की नोयत बदल गई, मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम मेरी इज्जत करना छोड़ दो। जिस लड़की को उसका आशिक निकाह करके रुखसती करने से पहले तलाक दे देना, तो इस बात का मतलब क्या होता है कि वो लड़की इस काबिल है ही नहीं। मगर फिर भी मैं एक आला ज़र्फ़ इंसान हूँ जिसने अपने माँ बाप की माने बगैर तुम्हें पनाह दे दी। अब तुम अपने मुँह अब तुम अपने मुंह से अपने काले करतूत बता दो, वरना मुझे अगर अपने तरीके से सबूत हासिल करना पड़ा और मैंने वो सबूत हासिल कर लिया, तो मैं तुम्हें सबके सामने रुसवा करूँगा। वो एक बार फिर से ख़तरनाक इरादों से ईशा की तरफ बढ़ा, उसके बाजुओं को अपने हाथों में दबोचने लगा। उसके जज्बात बदलने लगे, आंखों में तासुरात बदलने लगे। ये देख ईशा बुरी तरह से घबरा गई थी। वो उसके बदलते तासुरात का मतलब खूब समझने लगी थी। मेरी बात सुनो, तुम जानते हो कि मैं सुहेब के निकाह में हूँ। हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। तुम मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते। ईशा का ये कहना था कि उसने उसे ज़ोर से धक्का दिया। फिक्र मत करो, सारिम इस्तेमाल की हुई चीज़ों को कभी नहीं अपनाता। तुम महज एक इस्तेमाल शुदा चीज़ हो मेरे नज़दीक। इससे ज़्यादा तुम्हारी कोई अहमियत नहीं कि तुम मेरे घर में किसी फालतू सामान की तरह पड़ी रहोगी। वो कमरे से बाहर चला गया। ईशा फूट फूट कर रो दी। ख्वाब यूं भी चकनाचूर होते हैं, इंसान यूं भी आसमान से ज़मीन पर मुंह के बल आकर गिरता है। इस बात का एहसास ईशा को अब हुआ था। एक बार फिर से ज़ुहैब की मोहब्बत को याद करते वो फूट फूट कर रो दी थी। कितने वादे किए थे उसने साथ उन्हें कितने वादे किए थे उसने साथ, जीने मरने की कस्में खाई थी, और अब ऐसा क्या हुआ कि बिना किसी कसूर के, बिना किसी गलती के वो उसे छोड़कर चला गया था। ईशा का गम बहुत बड़ा था। कहते हैं कि नींद तो कांटों पर भी आ जाती है। ईशा बहुत दुखी थी, रो रही थी, मगर इसके बावजूद नींद की देवी बिलाखिर उस पर मेहरबान हो ही गई। रात का तीसरा पहर था जब उसे एक अजीब से लम्स का एहसास हुआ। हर हड़बड़ाकर उसने आंखें खोल दी। उसके पास कोई और नहीं बल्कि सारिम था, जो उस वक्त उसके इंतहाई करीब था। उसकी सांसें ईशा को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। वो बौखलाकर पीछे हटी तो सारिम जैसे होश की दुनिया में वापस आया। अब तुम क्यों आए हो यहाँ पर? उसके मुंह से कांपती आवाज़ निकली। फिक्र मत करो, तुमसे हक वसूल करने के लिए नहीं आया, बस तुम्हें ये कहने के लिए आया हूँ कि तुम खुद मुझे बता दो, तुम्हारा ज़ुहैब के साथ कैसा ताल्लुक़ था। एक बार फिर से उसने वही सवाल दोहराया और ईशा का दिल चाहा कि अपना सर पीट ले। जो भी था, अब सारिम के निकाह में
अब वो सारिम के निकाह में थी, उसका शौहर था वो। ईशा जानती थी कि उसे अपने मुंह से ऐसी कोई भी बात नहीं निकालनी जो उसके शौहर को उससे मशकूक कर दे। आज जो कुछ हो रहा था सब कुछ उसकी समझ से बाहर था। अब की बार ईशा खामोश रही। तब सारिम बोला कि मगर मैं अपने भाई जैसा घटिया इंसान नहीं हूँ कि मैं तुम्हें तलाक दे दूँ, तुम्हें छोड़ दूँ, बल्कि मैं तुम्हें यहाँ से बहुत दूर लेकर जाऊँगा, सबसे दूर, इतना दूर कि तुम्हें किसी की चुभती हुई नज़र अपनी तरफ उठती हुई या तंजिया निगाह देखने को नहीं मिलेगी। ईशा उसके पल पल बदलते मूड पर हैरान ही तो रह गई थी। कहाँ तो वो धमकियाँ लगा रहा था और कहाँ मोहब्बत से पेश आ रहा था। उसके दिल में भी तजस्सुस था कि आखिर ज़ुहैब कहाँ है, उसे छोड़कर क्यों चला गया, वो उससे इतना पसंद क्यों हो गया। ऐसी कौन सी उसने ईशा के खिलाफ सारिम से बातें की थी जो सारिम को इस दर्जा उससे पसंद कर गई थी। इस सब का जवाब उसे सारिम ही दे सकता था, मगर ऐसा तभी मुमकिन था जब सारिम अपने घर वालों से अलग होता, वरना ऐन मुमकिन था कि घर में अपने माँ बाप की मौजूदगी में वो उसे फिर से धुतकार दे, उसे सच ना बताए, माँ बाप की बातों में आकर अपने फैसले को बदल दे। सारिम बोला, चलो अभी हम हनीमून के लिए निकलते हैं, मैं तुम्हें सबसे दूर लेकर जाना चाहता हूँ। ईशा कदरे मुतमईन हो गई थी, वो सबकी नज़रों का सामना नहीं कर सकती थी और साथ ज़ुहैब के बारे में भी तो पूछना था। उसके लिए बेहतर यही था कि वो तन्हाई में प्यार से सारिम को बहलाकर ये सारी बातें उगलवा लेती। जब वो लोग गाड़ी में बैठने लगे तो तब सारिम की माँ वहाँ पर आए। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? फजर का वक्त हो रहा था। उस वक्त यकीनन वो नमाज के लिए ही उठी होंगी। उन दोनों को देख कदरे चौंकी थी। सारिम कहने लगा कि मैं अपनी बीवी के साथ हनीमून पर जा रहा हूँ, जल्दी हम लोग वापस आ जाएंगे। उनका चेहरा गुस्से से तन गया था। इस लड़की ने पहले मुझे मेरे एक बेटे से दूर कर दिया, मेरा घर बर्बाद कर दिया, न जाने मेरा बेटा कहाँ होगा, किस हाल में होगा, और अब ये तुम्हें पसंद कर रही है, दूर ले जा रही है हम लोगों से। ये बदचलन लड़की है, जैसे ज़ुहैब ने इसके मुंह पे तलाक मार दी थी ना, तुम भी ऐसा ही करो, दफ़ा करो इसे, इस घर से निकाल दो। सारिम ने गहरी सांस ली और एक सफ़ेद चादर शॉपर में लपेटकर अपनी माँ के हवाले की। मैंने इस बात का सबूत ले लिया है कि ये लड़की पाक दामन है, उसका इससे पहले किसी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था। ईशा उस सफ़ेद चादर का मतलब खूब समझती थी। वो तो हैरान ही रह गई, सारिम ने ये क्या किया था। पहले उसे माँ बाप की नज़रों में सुरखरू किया, ज़ुहैब उसे तलाक देकर चला गया और अपना लिया सारिम ने उसे अपना लिया, तमाशा बनने से बचा लिया और अब अपनी माँ को उसकी पाक दामनी का सबूत दिया। उस सफ़ेद चादर पर न जाने उसने किसी स्याही का इस्तेमाल किया था या किस चीज़ का, इस बारे में वो बेखबर थी, मगर उसे इतना मालूम हो गया था कि सारिम एक अच्छे दिल का इंसान है जो उसे वाकई में बहुत मोहब्बत करता है। बस वक्ती तौर पर वो गुस्से में आ गया, जज्बाती होकर ईशा पर बरस पड़ा, मगर वो एक अच्छे दिल का इंसान है, ज़ुहैब की तरह नहीं जो उसे छोड़कर चला गया। पहली बार उसका ज़ुहैब की तरफ से दिल खट्टा हुआ और उसके दिल में उसके लिए नफ़रत पैदा हुई थी, मगर अब वो दिल ही दिल में इस बात पर मुतमईन थी कि सारिम सब लोगों से दूर इसलिए ले जा रहा है ताकि वहाँ कोई उस पर तंज करने वाला ना हो, उस पर गुस्सा करने वाला ना। जब वो लोग थोड़े से दूर आए तो सामने का मंजर देख, जहाँ ईशा हैरान रह गई वहीं पर सारिम की भी सिट्टी गुम हुई। वो गाड़ी ऐन उनके सामने सड़क के बीचों बीच आकर खड़ी हो गई थी, यूं जैसे उनके पास आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं रहा था। सामने वाली गाड़ी में ज़ुहैब था। सारिम को संभलने का मौका दिए बगैर वो फौरन से पहले गाड़ी से नीचे उतरा, सारिम की साइड वाली खिड़की खोलकर उसे घसीट कर बाहर निकाला। घटिया आदमी, मेरे साथ धोखा किया है तुमने, मुझे धोखे में रखा, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मेरी मोहब्बत को छीन लिया मुझसे। भाई होकर तुमने मेरे साथ दुश्मनी क्यों की? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? वो सारिम को बुरी तरह से मारे जा रहा था। ईशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन दोनों भाइयों को हुआ क्या, और ज़ुहैब वो अब तक कहाँ था। पहले उसने ईशा को तलाक दे दी और अब उसकी शादी के बाद एकदम से सामने आ गया और उसी के शोहर को मारने लगा। आखिर ज़ुहैब चाहता क्या है? ईशा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो भी फ़ौरन गाड़ी से नीचे उतरी, वो दोनों के पास आई, मगर तभी उसे ज़ोर का धक्का लगा, पेट के बल वो नीचे गिरी। अब खौफज़दा नज़रों से उन दोनों को देखने लगी वो दोनों दुश्मनों की तरह एक दूसरे पर झपट पड़े थे, एक दूसरे को मार रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस मौके पर क्या करे। तभी सारिम फौरन से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा और वहाँ से रिवॉल्वर निकाल लिया। दोनों के दरमियान हाथापाई होने लगी। अगले ही लम्हे फायर की आवाज़ गूंजी, जिसे सुनकर ईशा ने अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रख लिए।
फटी फटी आंखों से वो सामने देख रही थी जहाँ सारिम जमीन पर पड़ा था। पल भर में ही वो मौत के मुंह में चला गया। ईशा बेयकीनी से उसके साकित पड़े वजूद को देखने लगी। कभी वो सारिम को देखती तो कभी ज़ुहैब की तरफ। ज़ुहैब भी परेशान था कि ये उससे क्या हो गया था। उसने अपने ही भाई को ख़त्म कर दिया, मगर ये सब गलती से हुआ था। और फिर जब सारिम को घर ले जाया गया तो पूरे घर में जैसे कोहराम मच गया, कयामत बर्पा हो गई थी। जवान बेटे की मौत की वजह से उसके माँ बाप तो पागल हो गए थे गोया। ईशा भी उसकी मैयत के पास बैठकर फूट फूट कर रो पड़ी। कितनी बदनसीब थी वो। एक ही दिन में वो मुतल्लका भी हुई और अगले ही दिन बेवा भी हो गई। एक ही दिन में वो मुतल्लका भी हुई थी और फिर अगले ही दिन बेवा भी हो गई। जो औरत शादी के पहले ही दिन बेवगी की चादर ओढ़ ले उसे ज़माना सब्ज़ कदम, मनहूस और न जाने किन किन अलकाबात से नवाजता है। अब यही सब ईशा के साथ भी हुआ था। सब औरतें उसे लेकर चैमी घुइयाँ कर रही थीं, जबकि रुबीना बेगम सारिम की माँ उसे कोसने दिए जा रही थी। ये डाइन मनहूस मेरे घर में जब से आई मेरे बेटों को खा गई। पहले एक बेटे को मुझसे दूर कर दिया, न जाने वो कहाँ चला गया, और अब दूसरे बेटे की जान ले ली। मेरा बेटा इसकी वजह से मौत के मुंह में चला गया। दोनों भाई एक दूसरे के दुश्मन बन गए। इस लड़की को यहाँ से बाहर निकालो। वो उस पर बुरी तरह झपट पड़ी थी, उसे अपने दोनों हाथों से मारने लगी, उसके बाल नोचने लगी। बहुत मुश्किल से औरतों ने ईशा को रूबीना की गिरफ्त से छुड़वाया था। ईशा रोते हुए अपने कमरे में आ गई। सारिम का वो कमरा ही उसके लिए पनाहगाह था। कल तक वो उस कमरे से भाग जाने का सोच रही थी। उसे अब लग रहा था कि उस छोटे से कमरे में उसे पनाह मिल सकती है। उसे लग रहा था जैसे उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा भूचाल आ गया, उस घर में एक बहुत बड़ा तूफान आ गया, और उस तूफान से अपना बचाव सारिम के कमरे में ही आकर कर सकती है। अब वो बुरी तरह से सहमी हुई थी और रो रही थी, अपनी बदनसीबी को कोस रही थी। वो अकेली थी, कोई उसके पास नहीं था। फिर जब सारिम का जनाजा लेकर जाया गया तब भी रुबीना बेगम उसे कोसने और बद्दुआएं देती रही। बैन करने की आवाज़ें उसके कानों से टकरा रही थी। उस औरत का गम तो बहुत बड़ा था। जिस औरत का जवान जहान बेटा इस दुनिया से चला जाए, उस औरत के गम और सदमे का अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। उसके बाद से ईशा ने ज़ुहैब को नहीं देखा था। उसके बाद से ईशा ने ज़ुहैब को नहीं देखा, मगर उसे इतना अंदाज़ा था कि वो अब इसी घर में ही मौजूद था। माँ बाप ने उसे भी बहुत बुरा भला कहा कि उसने अपने ही भाई की जान क्यों ले ली। उसने अपनी सफाई में यही कहा कि ये सब कुछ सारिम ने किया था। वही रिवॉल्वर निकाल कर लाया। उसने ज़ुहैब पर पिस्टल तान ली। ज़ुहैब का ऐसा कोई इरादा नहीं था, और ये जो कुछ भी हुआ है ना, ईशा अब उसी कमरे में महसूर होकर रह गई थी। उसकी माँ ने जब उसे साथ चलने की बात की तो वो उसे बुरी तरह से डांट गई। अपनी माँ से जब उसने साथ चलने की बात की तो वो उसे बुरी तरह डांट गई। मेरी बात सुनो ईशा, औरत इद्दत अपने शोहर के घर में पूरी करती है, और तुम क्या नई लड़की आई हो जो दुनिया का दस्तूर नया निकाल कर ज़माने में लाओगी। तुमने इद्दत अपने ससुराल में अपने शोहर के घर में करनी है। तुम्हें अब हमारे घर में तब तक जगह नहीं मिल सकती जब तक तुम्हारी इद्दत मुकम्मल नहीं हो जाती। तब तक तुम यहाँ पर रहो। माँ की बेहिसी पर वो एक बार फिर फूट फूट कर रो पड़ी। आखिर उसने ऐसा क्या किया था जो उसके अपने ही उससे इस कदर नफरत करने लगे थे। वो नमाज पढ़ती, रो रो कर खुदा से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती। ज़ुहैब ने भी उससे बात करने की कोशिश की। उस दिन भी वो नमाज पढ़कर जाए नमाज लपेट कर अपने बिस्तर पर लेटने लगी थी जब दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनाई दी। दरवाज़ा खोला तो सामने ज़ुहैब खड़ा था। उसने फ़ौरन से दरवाज़ा बंद करना चाहा, मगर ज़ुहैब ने दरवाजे के दरमियान पाँव रखकर ईशा को अपने इरादे से पास रहने पर मजबूर कर दिया। कमरे में आया तो ईशा बुरी तरह बौखला गई। चले जाएं आप यहाँ से। आप नहीं जानते कि अगर किसी ने आपको यहाँ पर देख लिया मुझसे बात करते हुए तो न जाने क्या गज़ब हो जाएगा। आपकी अम्मी तो मेरी जान लेने के दरपे रहती हैं। वो तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। अब अगर उन्होंने ये सब देखा तो मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल देंगी। ज़ुहैब कहने लगा कि तुम मेरी बात तो सुनो, तुम्हें इस घर से कोई भी नहीं निकाल सकता। बेफिक्र रहो, अभी मैं तुम्हारे साथ बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। एक ऐसा सच जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तुम उस सच से लाइल्म हो। ईशा ने हाथ रोकर उसे कुछ भी कहने से मना कर दिया। तुमने जो करना था ना, कर दिया। तुमने मुझे मुतल्लका किया, फिर मुझे बेवा किया, और अब तुम अपनी सच्चाइयाँ लेकर आ गए हो। आखिर मज़ीद क्या करना बाकी रह गया है मेरे साथ? इससे ज़्यादा बुरा तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो?
तुमने किसी के सामने मुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, मेरे अपने मेरी शक्ल तक देखने के रवादार नहीं, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ज़ुहैब इससे पहले कि उससे कोई बात करता, बाहर खटके की आवाज़ हुई। ईशा पूरी तरह सहम गई। ज़ुहैब छुपता छुपाता कमरे से बाहर निकल गया। उसने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। एक बार फिर से वो रो पड़ी थी। ज़ुहैब जब से उसकी ज़िंदगी में आया था, गोया ज़िंदगी उसकी एक इम्तहान का बन गई थी। एक के बाद एक आजमाइश उसके सर पर आन खड़ी होती। शुक्र था कि अभी किसी ने ज़ुहैब को कमरे में आते या निकलते नहीं देखा था, वरना एक और क़यामत बर्पा हो जाती। अब ईशा की इद्दत मुकम्मल हो चुकी थी। अब वो उस घर से रुखसत बांधने वाले थे। वो नहीं जानती थी कि माँ बाप के घर में उसके साथ क्या सलूक होने वाला है। वो घर अब पहले जैसा नहीं रहा था। घर में भाभी ने तो उसकी नाक में दम करके रख देना था। बाकी रिश्तेदार ताने दे देकर उसकी जान ले लेते। उसकी उनकी चुभती हुई बातें भला वो कैसे बर्दाश्त कर पाएगी। आज वो उस कमरे को देख रही थी। यहाँ पर आज उसकी आखिरी रात थी। कल उसने चले जाना था। तभी दरवाजे पर खटके की आवाज़ सुनाई दी। दरवाज़ा खोलकर ज़ुहैब कमरे में दाखिल हुआ। उसे देख ईशा अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। तुम फिर आ गए? क्यों तुम बार बार मेरे रास्ते में आ जाते हो? तुम्हें कितनी बार कह चुकी हूँ कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। न मुझे तुम्हारी कोई बात सुननी है और न मुझे सुनने में कोई दिलचस्पी है। जो करना था ना तुमने कर चुके हो। मज़ीद अब क्या चाहते हो? ज़ुहैब उसे दुख भरी नज़रों से देखता रहा। देखो ईशा, मैं तुम्हें सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मगर ईशा ने टोक दिया। मेरी ज़िंदगी कोई खेल तमाशा नहीं है ज़ुहैब, मगर मुझे लगता है कि तुमने मुझे खिलौने से ज़्यादा हैसियत नहीं दी कभी। जब जी चाहा रिश्ता जोड़ लिया, जब जी चाहा इल्ज़ाम लगाकर रिश्ता तोड़ दिया। मैं मज़ीद तुम्हारे किसी खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहती। मुझे मेरी ज़िंदगी मेरी मर्ज़ी से जीने दो। ज़ुहैब उसके करीब आकर खड़ा हुआ। ईशा, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं। जो तुम्हें बताया गया, जो तुम्हें दिखाया गया, वो सब सच नहीं है। मैं हमेशा से तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता था। मैं तुमसे नफ़रत करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, और बदनाम तो तुम्हें करने के बारे में नामुमकिन है। और ये सब बातें तो मुझे बाद में मालूम हुई। तुम क्या जानो कि मैं पूरी पूरी रात तड़पता हूँ तुम्हारी तकलीफ़ का एहसास करके। तुम क्या जानो कि मुझे रातों को नींद नहीं आती जब मुझे तुम्हारे आंसू मुझे बेचैन करते हैं। तुम्हारी तकलीफ़ मुझे अंदर से कचोके लगाती है। उसके चेहरे के तासुरात से लग रहा था कि वो सच कह रहा है, और उस वक्त भी उसे अपने जज्बात को कंट्रोल में करने में मुश्किल पेश आ रही है। अब की बार ईशा खामोश हो गई। वो फिर से गोया हुआ। देखो, जब तक तुम सच नहीं जानोगी तब तक तुम मुझसे नफ़रत ही करती रहोगी। एक बार सच जान लो, तब तुम्हें मालूम होगा कि मैंने ये सब कुछ नादानिस्तगी में किया है। मेरा मकसद तुम्हें तकलीफ़ पहुंचाना नहीं था। ईशा ने आईब्रो झुकाकर उसे देखा। अच्छा बताओ, ऐसा कौन सा सच है जिसको सुनकर मैं तुमसे शादी करने पर तैयार हो जाऊंगी? अपनी सारी तकलीफ़ें, सारे दुख दर्द भूल जाऊंगी। वो तंज़िया अंदाज में बोली। ज़ुहैब उसके तासुरात बगौर नोट कर रहा था। वो बहुत गुस्से में थी। गुस्से में आना उसका बनता भी था। जो कुछ उसके साथ हुआ था, ये उसकी हिम्मत थी जो ये सब बर्दाश्त कर रही थी। अगर उसकी जगह कोई कमज़ोर दिल लड़की होती तो कब की अपनी जान ले चुकी होती, कोई भी उल्टा सीधा कदम उठा चुकी होती। मगर वो ईशा थी जो बहादुर थी। ज़ुहैब कहने लगा कि मैं हमेशा से तुमसे मोहब्बत करता था, मगर हमेशा ये सोचकर मैंने अपने आप को तुम्हारी तरफ बढ़ने से रोक दिया कि तुम पता नहीं मुझे कबूल करोगी भी या नहीं। तुम्हारी अम्मी अब्बू न जाने तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में देंगे भी या नहीं। और मेरे माँ बाप को भी इस बात पर बहुत से खदशात थे। अम्मी का कहना था कि तुम इकलौती बहन हो, आधी जायदाद की वारिस हो, नक चढ़ी होगी, हमारे साथ उस घर में एडजस्ट नहीं कर पाओगी। मगर जब तुम्हारे बाबा ने खुद ही मेरे माँ बाप से तुम्हारे और मेरे निकाह की बात की तो तुम यकीन नहीं करोगी, पूरी रात मैं खुशी से सो नहीं सका था। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं इतना खुशनसीब भी हो सकता हूँ कि मैंने जिसको चाहा, जिसके साथ ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश का इजहार किया, जिसे अपने रब से दुआओं में मांगा, वो मुझे मिल गई थी, मुझे हासिल हो गई। मेरी खुशनसीबी का इससे बढ़कर और क्या सबूत होगा? और फिर तुम मुझे मिल गई, हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी में शामिल हो गए। मैंने तुम्हें निकाह वाले दिन देखा तो तुम मुझे थोड़ी बेचैन मालूम हुई, मगर फिर मैंने अपना वहम समझकर सर झटक दिया।
मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया था कि तुम मुझे पसंद नहीं करती। जब मैं तुम्हें बार बार कॉल करता, मैसेजेस करता, तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए बेताब हो रहा था, तो मैं अपनी बेताबियाँ, अपनी मोहब्बतें बताना चाहता था तुम्हें, और तुम खामोशी से मेरे मैसेज सीन कर रही थी। मगर तुम मुझे मेरी बात का जवाब नहीं दे रही थी। ना तुमने मुझे मेरे किसी मैसेज का रिप्लाई किया और ना कॉल उठाए। तब मैं झुंझलाने लगा कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम मुझे पसंद नहीं करती क्या? क्या तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती हुई है? उस दिन भी मैं यही सब बैठा सोच रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे तुमसे बात करूं। तब उस दिन सारिम मेरे पास आया और बोला, क्या सोच रहे हैं भाई, इतने खामोश क्यों हैं? सारिम मेरा भाई कम और ज़्यादा दोस्त था। सारिम मेरा भाई कम और दोस्त ज़्यादा था। अपने दिल की हर बात मैं उसको बताता था। सारिम मेरी तुम्हारे साथ मोहब्बत से भी आगाह था। अब मैंने ये सारे खदशात उससे भी बयान कर दिए कि मुझे लगता है तुम इस रिश्ते पर खुश नहीं हो। सारिम कुछ देर खामोश रहा, फिर कहने लगा कि अगर आप कहें तो मैं भाभी से बात करूं, मैं पता लगाऊं कि उनके दिल में क्या चल रहा है। मुझे लगता है कि उनके माँ बाप उन्हें आपके साथ किसी बात पर नहीं रोकेंगे। शायद भाभी खुद भी आपसे बात नहीं करना चाहती। सारिम की बात ने मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया कि तुम मुझसे इतना दूर दूर क्यों रहती हो। हम दोनों के दरमियान तो इतना करीबी रिश्ता था, इतना खूबसूरत रिश्ता जो दुनिया के सारे रिश्तों में सबसे बढ़कर था। क्या तुम मेरी मोहब्बत की आंच नहीं पहुंच पाई तुम तक? जो तुम मेरी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं दे रही थी। कुछ दिन के बाद सारिम मेरे पास आया। वो परेशान लग रहा था, उसके चेहरे के तासुरात संजीदा थे। मैं उसे देख हैरान रह गया। क्या बात है सारिम, तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? वो मेरे पास आकर बैठ गया और बोला, एक बात है भाई जो आपको बताना ज़रूरी भी है, मगर मैं आपको बता भी नहीं पा रहा। मुझे डर है कि आपको ये बात सुनकर गम का एहसास होगा। ये भी हो सकता है कि आप इस खबर को बर्दाश्त ना कर पाएँ, मगर ये आपकी ज़िंदगी का मामला है, मैं आपको धोखे में नहीं रख सकता। सारिम की बातें मुझे उलझाए दे रही थी। पहले मैं परेशान था, तुम्हारा रवैया मुझे समझ नहीं आ रहा था। ऊपर से सारिम की आधी अधूरी बातें मुझे बिल्कुल ही पागल किए दे रही थी। सारिम, खुदा का वास्ता है, जो कहना है जल्दी कहो और खुलकर मुझे बताओ, क्या बात है? तब सारिम कहने लगा कि आप ये वीडियो देखें। उसने अपने मोबाइल से मुझे एक वीडियो दिखाई। वीडियो में मैंने ये देखा कि रात का वक्त था, एक लड़की तुम्हारे घर के दरवाजे से बाहर निकल रही थी। वहाँ फासले पर एक गाड़ी थी, वो लड़की उस गाड़ी की तरफ जा रही थी। तभी स्ट्रीट लाइट की रोशनी उस पर पड़ी तो मैं ठिठक गया कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि तुम थी, क्योंकि तुमने वही चादर ओढ़ी हुई थी जो तुम हमेशा घर से बाहर निकलने पर ओढ़ा करती थी। मैं तुम्हें गौर से देखता था, तुम्हारी एक एक चीज़ मेरे हाफसे में महफूज थी। मैं क्यों कर तुम्हें ना पहचानता। और फिर काफ़ी देर तक वो उस गाड़ी में बैठकर किसी और लड़के से बातें करती रही। मेरा खून खोल उठा था ये सब देखकर। सारिम बोला कि ये कल की वीडियो है, मैं आपकी वजह से भाभी पर नज़र रखे हुए था, क्योंकि मुझे भी उनका रवैया कुछ ठीक नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा है जैसे वो आपको धोखा दे रही हैं और आपसे निकाह के बावजूद किसी और के। तभी मैंने आपको ये बात बता दी। अब मैं दोनों हाथों में सर थाम कर रह गया। तुम्हारी बेवफाई ने मुझे अंदर से तोड़ के रख दिया था। तब सारिम बोला कि बेवफाई का जवाब आपको ज़रूर देना चाहिए। आपको बताना चाहिए कि आप कमज़ोर मर्द नहीं हैं और उनकी हकीकत को जानते हुए आप उन्हें नहीं अपना सकते। उधर से मेरे माँ बाप भी रुखसती पर जोर दे रहे थे। मैंने रुखसती रोकने की बहुत कोशिश की, अपने माँ बाप से कहा कि अभी मैं शादी नहीं करना चाहता, मगर कोई बात मेरी सुनने को तैयार ही नहीं था। मुझे तुम्हारी इज्जत भी अजीज थी, मैं चाहकर भी तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं बता सकता था। तुमने जो भी किया, मगर मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता था और मैं तुम्हें किसी के सामने रुस्वा कैसे कर सकता था। सारिम ने मुझे बहुत उकसाया कि मैं सबको सब कुछ बता दूं, मगर मैंने किसी को भी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया। और ऐन रुखसती वाले दिन सारिम के कहने पर ही और फिर ऐन रुखसती वाले दिन सारिम के कहने पर ही मैंने तलाक के कागजात पर दस्तखत कर दिए। मैंने सारिम से कहा कि उस कागज़ पर लिखो कि मेरे घर वाले ज़बरदस्ती मेरी शादी कर रहे हैं और मैं किसी और को पसंद करता हूँ, इस वजह से मैं ये शादी नहीं कर सकता। मैं नहीं जानता सारिम ने उस कागज़ पर क्या लिखा था। मैं नहीं जानता कि सारिम ने उस पर क्या लिखा, उसने तुम्हें मेरे खिलाफ इतना बदजन क्यों किया। मगर अब सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद सारिम तुम्हें पसंद करता था, वो मुझे रास्ते से हटाना चाहता था, तभी उसने ये सारी साजिश रचाई थी। और अब जब मुझे मालूम हुआ कि सारिम तुमसे निकाह करने वाला है तो ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैं अपने एक दोस्त के फ्लैट पर ठहरा था जब मेरे दोस्त की कॉल आई। उसने बताया कि सारिम की शादी है और कैसे इंसान हो जो अपने भाई की शादी पर मौजूद नहीं।
आंटी की मुझे कॉल आई थी, वो तुम्हारे बारे में पूछ रही थी कि तुम कहाँ हो। अपने दोस्त की बात सुनकर मेरे 14 तबक रोशन हुए। अब जब मैंने उससे शादी के बारे में तफसीलात पूछी तो उसने बताया कि सारिम की शादी तुम्हारे साथ हो रही है। अब तो शको शुबे की कोई गुंजाइश ही नहीं रही थी। सारिम ने मुझसे झूठ बोला था, मुझे धोखे में रख कर ये सब किया था, और फिर वो सब कुछ हो गया जो मैं नहीं करना चाहता था। मुझे सारिम पर बेहद गुस्सा सही, मगर वो मेरा भाई था, दोस्त था, मेरा भाई था, उसकी जान मैं कैसे ले सकता था। ये सब कुछ जो भी हुआ वो गैर इरादी तौर पर हुआ। उसकी बात सुन ईशा अपने बेड पर बैठ गई, आंखों से आंसू बह रहे थे। एक ज़रा सी गलत फहमी ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी थी। शायद सारिम भी सच जानता था कि वो लड़की ईशा नहीं कोई और है, मगर चूंकि उसने सुहेब की नज़रों में उसे गिराना था, उन दोनों में जुदाई डलवानी थी, तभी तो उसने ये सारा खेल रचाया था। वो खुद तो इस दुनिया से चला गया, उसके हिस्से में कुछ नहीं आया। जुहेब उसके पास बैठ गया था।